वंदे मातरम। हैं आप सबका समय अच्छे से गुजर रहा है, स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहें। मास्क का उपयोग बाहर जाते समय ज़रूर करें और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास रोज़ाना करें। सकारात्मक सोच रखें और इसीलिए रोज़ाना जो है सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक फेसबुक लाइव के द्वारा भारत निर्माण की एक कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश में कितनी कामयाबी मिलती है ये आप बताएंगे। लेकिन आज 13 अक्टूबर, कल 13 अक्टूबर और आज 12 अक्टूबर, इसे दोनों विषयों को, इस विषय को कि 13 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ उसके बारे में और 12 अक्टूबर को क्या हुआ उसके बारे में आप लोगों तक जानकारी जो है पहुंचाई जाएगी। और आइए अब आरजेएस सॉन्ग से फेसबुक लाइव की शुरुआत करते हैं। ये सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। जी हाँ, तो राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, यही उद्घोष आरजेएस के द्वारा है। और आइए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि आज 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि आज के दिन 1864 में जो कामिनी राय, प्रमुख बंगाली कवि और सामाजिक कार्यकर्ता, नारीवादी महिला, तो उनका जो है आज जन्मदिन है। इसके साथ ही पेरिनबेन जो पहले क्रांतिकारी और बाद में गांधी जी की अनुयायी थी, 1888 में आपका जन्म हुआ था। और 1908 में आज के दिन आत्माराम जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे उनका जन्म हुआ। विजय मर्चेंट, डॉन ब्रैडमैन के ज़माने के महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे, 1911 में आपका जन्म हुआ। 1919 में आज के दिन विजय राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्ध नेता थी, उनका जन्म हुआ। 1935 में शिवराज पाटिल प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, पंजाब के राज्यपाल, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, उनका जन्म हुआ था। और आज के दिन निदा फाजली प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार का आज के दिन 12 अक्टूबर को 1938 में जन्म हुआ था। शिव कुमार बिलग्रामी समकालीन गीतकार एवं गजलकार जो अपने मौलिक लेखन और चिंतन के लिए जाने जाते हैं, तो 12 अक्टूबर को 1963 में जन्म हुआ था। आज स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि भी है। 1967 में 12 अक्टूबर को आपका निधन हो गया था। और अब 13 अक्टूबर की बात करें तो आज जन्मदिन है फिल्म अभिनेता अशोक कुमार का। 1911 में जन्म हुआ था और आज ही उनके जो भाई थे किशोर कुमार, फिल्म अभिनेता और पार्श्व गायक, उनका भी आज के दिन जो है निधन हो गया था। भाई का जन्मदिन है 13 अक्टूबर और अशोक कुमार जी का और किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि है आज। हम लोग श्रद्धांजलि देंगे, उसमें बात भी करेंगे। और यखमोंतो इटली में फ्रांसीसी जन्मे थे, फ्रांसीसी अभिनेत्री और गायिका, उनका भी 13 अक्टूबर जो है वो 1921 में जन्म हुआ था। मार्गरेट थैचर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के जन्मदिन जो है वो 13 अक्टूबर 1925। एननमस कुरी जो ग्रीक गायिका और राजनीतिज्ञ, उनका 13 अक्टूबर 1934 को जन्मदिन। और नुसरत फ़तेह अली खां सूफी शैली के प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायक, 13 अक्टूबर को 1948 में
जन्म हुआ था। और अन्नपूर्णा देवी जो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सुरबहार वादक, 2018 में 13 अक्टूबर को आपका निधन हुआ था। 13 अक्टूबर को 1931 में भूमिंदर बर्मन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनेता जो असम के मुख्यमंत्री भी रहे, उनका जन्मदिन। सीके नायडू, भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान का 1895 में 13 अक्टूबर को जन्म हुआ था। और भूला भाई देसाई, प्रख्यात विधिवेता, प्रमुख संसदीय नेता और महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी थे। 13 अक्टूबर 1877 को जन्मदिन। और आज के दिन पुण्यतिथि है आयरिश शिक्षक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूल संस्थापक भगिनी निवेदिता, इनका निधन 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। अमेरिकी टेलीविजन व्यक्तित्व, इम्प्रेसारियो, खेल और मनोरंजन रिपोर्टर एंड सुलेविन का निधन जो है 13 अक्टूबर 1974 को हुआ। अमेरिकी इतिहासकार और जीवनी लेखक स्टीफन एम्ब्रोस का निधन 13 अक्टूबर 2002 को हुआ था। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री निरूपा रॉय का निधन 13 अक्टूबर 2004 को हुआ था। तो ये फेसबुक लाइव में आज और आने वाला कल की हम लोग चर्चा करते हैं। और क्या कुछ होता है, ये अब खुशखबरी है कि अब YouTube पे ये कार्यक्रम, क्योंकि आप जो पोस्ट कर रहे हैं तो इसके बारे में भी बताया जाएगा कि ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी पटना बिहार से जुड़े हैं, तो वंदे मातरम। और रिंकल शर्मा बहन जी जुड़ी हैं कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, जय हिंद। तो इस तरह से आगे हम लोग कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो किस तरह से वानगी होती है कल के कार्यक्रम के रूप में आज पेश किया गया, क्योंकि कई लोग देर से जुड़ते हैं, 10 अक्टूबर वो लोग भी समझ लें कि आज हम लोगों ने 10 अक्टूबर आज के दिन 1964 में गुरुदत्त जी का निधन हुआ था। तो पुण्यतिथि पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि दिए। और आज के दिन पुण्यतिथि गजल गायक जगजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि दिए और चिट्ठी ना कोई संदेश सुना हम लोगों ने। और आज के दिन एक कोरोना योद्धा जो दिल्ली में थे, जो शहीद सेवा दल जो जितेंद्र सिंह संटी जी चलाते हैं, एम्बुलेंस है, उसके द्वारा सेवा किया इन लोगों ने। तो आज एक आरिफ साहब हैं, उनकी डेथ हो गई, जिन्होंने काफ़ी सेवा की कोरोना योद्धा के रूप में। और किसानों को लेकर हम लोगों ने ये बात उठाई कि किसान कहता है मेरे पास हल है, परंतु मेरी समस्या का हल किसी के पास नहीं है। अभी तक ये बातें, एक कविता भी सुनाई गई। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन YouTube पर स्टोरी लगाई, एक सॉन्ग लगाया गया जो आरजेएस का गीत है, आरजेएस गीत है सकारात्मक सोच का, और उसको यहाँ पर आप लोगों तक शेयर किया गया। और अभी आपने सुना जो हैवेल्स इलेक्ट्रिक अप्लायंस की कंपनी है, तो वो किस तरह से आत्मनिर्भर बनी, एक टीचर कैसे हैवेल्स का मालिक बने और उन्होंने उन्नति की। तो आजकल आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। और आपने बाबा का ढाबा के बारे में भी सुना कि किस तरह से हम लोगों ने भी लगातार बाबा का ढाबा को बताने की कोशिश की कि सोशल मीडिया की जो ताकत है वो कितनी है। तो आज उनके पास पैसे आ गए हैं, जो गौरव थे जिनका नाम लिया था बाबा ने, तो वो गौरव 2 लाख से ज़्यादा रुपए बाबा को देने वाले हैं। और ये मना कर गए कि अब कोई आदमी पैसे न भेजे, क्योंकि बाबा अब संतुष्ट हो गए हैं। और 84 साल पुराना जो बेंजो की आवाज़ आज आप लोगों को सुनाई गई। इसके साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की वो बात, एक सकारात्मक सोच जो है कि ट्री प्लांटेशन की पॉलिसी जो को दिल्ली में लागू कर दिया गया है, इसके बारे में बातचीत की गई। और इसके साथ बातचीत की गई कि आपके हड्डी का जो बीमारी है वो किस तरह से घरेलू इलाज से बहुत कुछ प्राकृतिक तरीके से ठीक हो सकता है। और इसके बाद जो रोज़ा फिल्म थी और उसमें जो मधुबाला थी, तो उन्होंने ये शेयर किया था, उनको सुनाया गया कि किस तरह से वो बहुत नाराज़ है महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण से, तो उन्होंने वो बात करी। उसके बाद आज कल की बात की गई थी 11 अक्टूबर 1902 में जयप्रकाश नारायण, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे, उनकी जो जयंती है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की थी। इसके बाद एक पेड़ क्या कर सकता है, एक पेड़ में प्रदूषण दूर करने की कितनी क्षमता होती है,
उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की और नानाजी देशमुख जी के बारे में चर्चा की। उनकी 11 अक्टूबर जयंती है, तो उनके बारे में चर्चा करने के बाद हम लोगों ने वो भी शेयर किया जो आरजेएस फैमिली द्वारा राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया गया है नानाजी देशमुख के नाम पर। महापुरुषों के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया गया 2021 में प्रदान किया जाएगा। अवार्डी की घोषणा होगी। दूरदर्शन आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को मिलेगा दुगना टाइम, तो इस बारे में भी। और एक पत्रकार उमेश कुमार जी ने, तो इस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सारी सकारात्मक बातों की चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर बता दें कि नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की ओर से एक पॉजिटिव खबर आई है। सुशील खन्ना जी ने भेजा है, फेसबुक लाइव में जुड़ते भी हैं वो। और सही खाना मिले इसलिए लंदन की नौकरी छोड़ खेती शुरू की, खेती सिखाने के लिए बच्चों का स्कूल भी खोला, 60 लाख टर्नओवर। ये हैं नेहा। ये दैनिक भास्कर की स्टोरी है। नेहा भाटिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया है, पिछले 3 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं। और आपने देखा कि काफी टर्नओवर भी है। नेहा 16 एकड़ जमीन पर खेती कर रही हैं। इसमें नोएडा में 3 एकड़ पर सब्जियां, मुजफ्फरनगर में 12 एकड़ में फल, भीमताल में 1 एकड़ पर ऑर्गेनिक हर्ब की फार्मिंग करती हैं। वे अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बेचती हैं। हर महीने करीब 500 ऑर्डर आते हैं। जो किसान अपने उत्पाद मार्केट तक नहीं ले जा पाते, उनके प्रोडक्ट्स को नेहा ऑनलाइन बेचती हैं। तो ये सकारात्मक खबर जो है नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के सुशील खन्ना जी ने भेजा था, तो आप तक जो है वो शेयर किया गया। इसके बाद आइए आगे चलते हैं। हम लोग एक एक करके स्टोरी जो है आप लोगों तक शेयर करते हैं। कि काफ़ी कुछ स्टोरी है और काफ़ी सकारात्मक स्टोरी है जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम लोग उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं कि इसकी ज़रूरत देश को बहुत है। और हम लोग याद करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर यह डाक टिकट जारी किया गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 12 अक्टूबर 1967 को जन्म हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आरजेएस स्टार नरेंद्र टेटेसर जी जुड़ चुके हैं, धन्यवाद। और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बिहार यात्रा हुई थी पिछले साल अक्टूबर में, और वहाँ पर लोहिया जी को श्रद्धांजलि दी गई थी। उसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं कि पटना में हुई थी ये बैठक, 110वीं बैठक। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के बारे में शुरू करने के अपने ये ओम प्रकाश नारायण जी हैं, पूर्व में ये कहना चाहता हूँ, प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। दिनकर की उस कविता को जो रश्मिरथी में है, जय हो जग में जले जहां भी नमल पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमल तेज को बल को, किसी वृद्ध पर खिले पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही उच्च प्राणी है। ये कह करके मैं शुरू करता हूँ। और सारी संस्थाओं का जो सकारात्मक सोच रखती है उनकी बुनियाद यही पड़ता है जो रश्मिरथी में भी कर दिया है। और इस राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम बिहार यात्रा पार्टी का और इस सकारात्मक भारत आंदोलन का इसी बुनियाद पर, इन्हीं पंक्तियों पर लिखिएगा, इसमें सारी बातें आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आपने कार्यक्रम क्या किया? मैंने कार्यक्रम किया है कि अपने सरकारी नौकरी में हजारों आदिवासियों को जमीन दिया है, डाल्टनगंज के जंगलों में, जहां नक्सलवाद तांडव कर रहा था। मैं उस पीरियड में वाइस पीएम था और मैंने उस माध्यम से मैंने प्रशासनिक माध्यम से मैंने हजारों आदिवासियों और गरीबों और दलितों और शोषितों का मैंने किया है कल्याण। लोहिया का जयंती में आपने क्या किया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सबसे बड़ी यह खूबी थी, वो भारत के थे, भारतीय सोच थी और भारतीय वेशभूषा थी और भारतीय आम आदमी के वो सच्चे प्रतीक और रिप्रेजेंटेटिव थे। उस तरह के व्यक्तित्व
लाल बहादुर शास्त्री में हम पाते हैं। उस तरह के व्यक्तित्व को हम आपको कई लोगों में पाते हैं, लेकिन जेपी नारायण भी उस पत्ती में आते हैं, या अन्य कई लोग हुए जो आजादी के पहले जिन्होंने बलिदान दिया। उन सभी लोगों को देखते हुए उनके किए हुए कथनी और करनी का जो फर्क है, इसी के विरुद्ध में लोहिया जी आजीवन लड़ते हैं। कथनी और करनी का फर्क ही देश के, और ये पुस्तक जो है वो मैंने इसलिए लिया कि ये रियल फोटो है। मैं लोहिया पर लिखा हूँ, मेरी किताब है आधुनिक परिवार भारतीय परिवेश में लोकतंत्र समाजवाद, उसमें लोहिया पर, राम मनोहर लोहिया पर, जेपी नारायण पर, अच्युत बड़वर्धन पर, आचार्य नरेंद्र देव पर, इन सारे लोगों सुश्रेष्ठों पर मैंने लिखा है और मैं मेहनत करता हूँ और उसी के आधार पर मैं जिंदा रहा। आपका परिचय क्या है? मैं ओम प्रकाश नारायण हूँ, यही भी 71 अशोकपुरी में रहता हूँ, बगल में 3 मकान बाद, और मैं 28 वर्षों की नौकरी किया, 5 साल में लेक्चरर रहा, और इस तरह से मैं आजीवन अभी भी संघर्षरत हूँ। विचारों का संघर्ष और सबसे बड़े देश की और सकारात्मक सोच का यही बात उद्देश्य होना चाहिए कि आदमी को, सबसे बड़े आदमी को आदमी समझ। श्री रामजग सिंह आरजेएस के प्रेरणा स्रोत। सकारात्मक सोच पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जो यहाँ अशोकपुरी में आज आयोजित है, और उसमें जो हमारे आगंतुक जो ये उपस्थित है यहाँ, वो अपना विचार रखेंगे कि ये सकारात्मक सोच है क्या और इसकी प्रधानता और इसकी महत्ता क्या है, और इस उद्देश्य को हम इसके जो केंद्र है दिल्ली, उससे पत्रकारों के बीच जो एक समूह स्थापित किया गया है, उनके माध्यम से और राज्यों में इसे प्रसारित किया जाए और उनको और उसके जी हाँ, तो ये श्री रामजग सिंह जी थे आरजेएस के प्रेरणा स्रोत, और पटना ये में बैठक हुई थी। 110वीं आरजेएस की जो बैठक हुई वो पटना में ये हुई थी, और इसके अलावा मसौड़ी में हुई थी और भोजपुर जिले में हुई थी, और 22 अक्टूबर को ये यात्रा जो है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की दिल्ली पिछले साल पहुंच गई थी। 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हुई थी। और राम मनोहर लोहिया जी के बारे में आपने देखा कि पिछले साल हम लोगों ने बैठक की थी। आज हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं राम मनोहर लोहिया जी को फेसबुक लाइव में। प्रखर समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 12 अक्टूबर पुण्यतिथि है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि आरजेएस फैमिली की तरफ से और फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद में हुआ था। उनके पिताजी हीरालाल पेशे से अध्यापक और हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब वे गांधी जी से मिलने जाते तो राम मनोहर लोहिया को भी अपने साथ ले जाते थे। देखिए, यहाँ से संस्कार मिलता है। इसीलिए सार्वजनिक जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें परिवार को शामिल करना चाहिए। बचपन के इन्हीं की वजह से 1933 में लोहिया गांधी जी के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में शामिल हो गए। इसमें उन्होंने विधिवत रूप से समाजवादी आंदोलन की भावी रूपरेखा पेश की। सन 1935 में उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित नेहरू ने लोहिया को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिए। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया हजारीबाग जेल से फरार हुए और भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किए, लेकिन अंततः उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 1946 में उनकी रिहाई हुई। समाज को बदलने और समता व समृद्धि पर आधारित समाज निर्मित करने के लिए लोहिया निरंतर संघर्षशील रहे और अगर गुलाम भारत में अंग्रेजों ने उन्हें 1 दर्जन बार गिरफ्तार किया तो आज़ाद भारत की सरकार ने उन्हें उससे भी ज़्यादा बार अन्याय गिरफ्तार किया। तो ये इस तरह की बातें हैं। तो अन्याय चाहे जर्मनी में हो, अमेरिका में हो या नेपाल में, उनके रक्त में उसे सहने की फितरत नहीं थी। वे धर्म और राजनीति को अलग अलग रखने के हिमायती थे। डॉक्टर लोहिया जाति व्यवस्था को तोड़ने और स्त्रियों को आज़ाद करने की बात करते हैं। उनके लिए वर्ण, स्त्री, संपत्ति और सहनशीलता के सवालों को हल करे बिना इस देश का कल्याण नहीं है। डॉक्टर लोहिया मानव की स्थापना के पक्षधर समाजवादी थे। वे देखते हैं कि दुनिया के अन्य देशों में खून खराबे के साथ ये लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन भारत में कई मत हो गए और पूरी तरह से कुछ भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन
वे सबसे बड़ा खतरा कट्टरता को मानते हैं और कहते हैं कि अगर कट्टरता बढ़ेगी तो न सिर्फ ये स्त्रियों और शूद्रों और अछूतों और आदिवासियों के लिए खतरा पैदा करेगी, बल्कि इससे अल्पसंख्यकों के साथ भी रिश्ते बिगड़ेंगे। यही वजह है कि वे भारत की जाति व्यवस्था को हर कीमत पर तोड़ने के हिमायती थे। वे देशभक्त तो हैं ही, सामाजिक न्याय के भी जबरदस्त समर्थक हैं। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर लोहिया जातियों को तोड़ने का आह्वान करने के बाद वर्ग संघर्ष की बात भी करते हैं और चाहते हैं कि आखिर में वर्गविहीन समाज का निर्माण हो। वे ये भी चाहते हैं कि मनुष्य इतिहास के उत्थान और पतन के चक्र से मुक्त हो और एक विश्व सरकार का गठन करके दुनिया में जाति, लिंग, राष्ट्र की गैर बराबरी मिटाकर लोकतंत्र कायम किया जाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन 57 साल की उम्र में 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में हो गया। तो ऐसे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और इसी के साथ श्रद्धांजलि देने के बाद आज जन्मदिन है निदा फाजली का, जिनका एक शेर है कि घर से मस्जिद है बड़ी दूर। घर से, ये उन्होंने पाकिस्तान जब गए थे वहां पर सुनाया था। वहां उन्होंने, घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो ये कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो बच्चे की जो मुस्कान है उसमें वो दर्शन करते हैं अल्लाह का। यही निदा फाजली का मर्म है इसका। और हर आदमी में होते हैं बस 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना। ये निदा फाजली जो है उन्होंने कहा है, आप समझ चुके होंगे। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो ये बड़े चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं। तो श्रद्धांजलि देते हैं निदा फाजली, आप लोग सभी फेसबुक आरजेएस फैमिली सभी मिलकर। और जिस तरह से राम मनोहर लोहिया ने अपने क्रांतिकारी उद्बोधन से इस भारत में अपना प्रभाव जमाया और एक रास्ता दिया, दिशा दिया, उसी तरह से साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा निदा फाजली को कई पुरस्कार मिले। 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए। वो छोटी सी उम्र से ही लिखने लगे थे। निदा फाजली जो लिखते थे, कश्मीर के एक इलाके का नाम है जहाँ से निदा के पुरखे आकर दिल्ली में बस गए थे, इसलिए उन्होंने अपने उपनाम में फाजली जोड़ा। हिंदू मुस्लिम कौमी दंगे से तंग आकर उनके माता पिता पाकिस्तान जाके बस गए, लेकिन निदा यहीं भारत में रहे। कमाई की तलाश में कई शहरों में भटके। उस समय बंबई, जो आज मुंबई है, हिंदी उर्दू साहित्य का केंद्र था और वहां से धर्मयुग, सारिका जैसी लोकप्रिय और सम्मानित पत्रिकाएं छपती थीं। तो 1964 में निदा फाजली साहब काम की तलाश में वहां चले गए और धर्मयुग, ब्लिज जैसी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के लिए लिखने लगे। उनकी सरल और प्रभावकारी लेखन शैली ने शीघ्र ही उन्हें सम्मान और लोकप्रियता दिलाई। उर्दू कविता का उनका पहला संग्रह 1969 में छपा। उनके कुछ लोकप्रिय गीत आपसे शेयर कर रहे हैं। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम मेरी हयात है, ये फिल्म रजिया सुल्तान का है। ये उनका लिखा पहला फिल्मी गाना था। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, ये रजिया सुल्तान का है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, ये गज़ल आपने भी सुना होगा। फिल्म सरफरोश। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये बड़ा अच्छा गाना था, ये काफ़ी फेमस भी हुआ आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आप लोग भी गुनगुनाना शुरू कीजिए। दिन में कम से कम 3-4 बार जो भी गीत जुबान पे आए उसको गुनगुनाना शुरू कीजिए। उससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है आपके जो नसों में, नाड़ियों में, वो ऊर्जा आपको तरोताज़ा कर देती है। हाँ, तो इसलिए ये कहना ज़रूरी है कि हम गायक बनने के लिए नहीं, अपने सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए गुनगुनाना शुरू कर दें। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। तो ये सब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें ही गाएं, लेकिन अब एक और गाना हम गाकर आपको बता रहे हैं। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए ये ज़रूरी है, गुनगुनाना बहुत ज़रूरी है। फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का ये गीत है।
तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो ये लिखा हुआ जो है गीतकार जो है निदा फाजली साहब, और इस तरह से इन्होंने कई काव्य संग्रह लिखे, आत्मकथा लिखा, और 8 फरवरी 2016 को मुंबई में आपका निधन हो गया। निदा फाजली साहब, श्रद्धांजलि हम लोग। दुनिया में हर आदमी आया है कुछ ना कुछ काम करके, और इस दुनिया से रुखसत होने के लिए आया है। अब वो हंस के रुखसत हो या रोकर रुखसत हो, ये निर्भर करता है कि वो सकारात्मक बन के रुखसत हो या नकारात्मक बन के जिंदगी जिए और अंत में पछता के जाए। लेकिन सकारात्मक बन के जिएगा तो ऊर्जा रहेगी और उसको मौत की कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो हंसते हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो बिल्कुल से किशोर कुमार जो है वो याद आ गए। तो आइए, आज किशोर कुमार की पुण्यतिथि और उनके बड़े भाई अशोक कुमार का जन्मदिन 13 अक्टूबर। तो आइए सीधे आपको रूबरू कराते हैं अशोक कुमार और किशोर कुमार। ये भी एक इत्तेफाक है कि ऐसा हो जाता है, लेकिन 13 अक्टूबर जो है ख़ास है किशोर कुमार फैमिली के। तो आइए दादा मुनि अशोक कुमार फिल्म अभिनेता एक रूबरू करते हैं। श्रद्धांजलि हम लोग दे सकते हैं अलग अलग रूपों में। अशोक कुमार दादा मुनि फिल्म अभिनेता और उनके भाई किशोर कुमार। किशोर कुमार की 13 अक्टूबर पुण्यतिथि और दादा मुनि अशोक कुमार की जयंती 13 अक्टूबर। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग याद कर रहे हैं अपने जो लोग इस दुनिया में अच्छा काम कर गए। कितने अभिनय देखने का मिला, गाना सुनने को मिला। दादा मुनि ने भी गाना गाया था, वो रेल चली आशीर्वाद फिल्म का जो गीत है ना, वो है। तो आइए मिलवाते हैं आपको इन दोनों भाइयों से, और एक और अशोक कुमार की तस्वीर साझा कर रहे हैं। और इसके बाद किशोर कुमार साहब का। और अब आइए कुछ दो शब्द बताते हैं। फिल्म अभिनेता अशोक कुमार बिहार के भागलपुर शहर के आदमपुर मोहल्ले में 13 अक्टूबर 1911 को जन्मे थे, और कुमुद कुमार गांगुली ये नाम था उनका, और 10 दिसंबर 2001 में मुंबई में उनका निधन हो गया। हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता थे। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। दादा मुनि के नाम से भी जाना जाते थे अशोक कुमार। सभी भाई बहनों में बड़े थे वे, और उनके पिता कुंजलाल गांगुली मध्य प्रदेश के खंडवा में वकील थे। गायक एवं अभिनेता किशोर कुमार एवं अभिनेता अनूप कुमार उनके छोटे भाई थे। दरअसल इन दोनों को फिल्मों में आने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से ही मिली थी। तीनों भाई चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी जैसी फिल्मों में एक साथ काम करके दर्शकों को खूब हंसा चुके हैं। आज भी चलती का नाम गाड़ी को बेहतरीन हास्य फिल्मों में गिना जाता है। अशोक कुमार की अभिनीत फिल्में हैं आशीर्वाद, अफसाना, कानून, चलती का नाम गाड़ी, विक्टोरिया नंबर 203, छोटी सी बात, शौकीन, मिली, खूबसूरत बहू, बेगम पागीदा, गुमराह, एक ही रास्ता, बंदनी, ममता आदि शामिल हैं। उन्होंने विलेन की भी भूमिका की। इत्तेफाकन अशोक कुमार की जन्मतिथि 13 अक्टूबर है, और किशोर कुमार के निधन की भी ये तारीख बन गई। किशोर कुमार का देहांत 13 अक्टूबर 1987 को 58 वर्ष की आयु में हो गया। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार उनके जन्मस्थली खंडवा में, उनके चूंकि पिताजी वकील थे तो खंडवा में ही हुआ था। किशोर कुमार का प्रवेश फिल्म जगत में बगैर किसी औपचारिक प्रशिक्षण के हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण उनके भाई अशोक कुमार का फिल्म जगत में प्रभाव होना था। अशोक कुमार और किशोर कुमार की उम्र में 18 साल का अंतर था, जिसका फायदा ये हुआ कि किशोर काफी कम उम्र में ही फिल्मों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। छोटी उम्र में ही बॉम्बे टॉकीज के लिए कोरस गायक बन गए थे। इसमें अशोक कुमार ने काम किया था। किशोर कुमार का जन्म छोटे से शहर खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जन्म तिथि 4 अगस्त
1929 है और ये बंगाली परिवार में जन्मे थे। इनका जन्म आभास कुमार गांगुली था। हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गाया था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और उस श्रेणी में सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उस वर्ष के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार, एक नया पुरस्कार हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए चालू कर दिया था। फिल्म बॉम्बे टॉकीज से किशोर कुमार ने अपने गायन करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने पार्श्व गायक की भूमिका निभाई। 1946 में आई फिल्म शिकारी उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनेता की भूमिका निभाई थी और इसके बाद 1948 में फिल्म जिद्दी में उन्होंने देवानंद के लिए गाना गाया था। 1951 में फिल्म आंदोलन में उन्होंने अभिनेता की भूमिका निभाई। 1954 में उन्होंने विमल राय की नौकरी में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका निभाकर अपनी जबरदस्त अभिनय प्रतिभा से भी परिचित कराया। इसके बाद 1955 में आई बाप रे बाप, 1956 में नई दिल्ली, 1957 में मिस्टर मेरी और आशा और 1958 में बनी चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार का साथ दिया। संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन ने किशोर कुमार के करियर को बनाने में बहुत बड़ी मदद की थी। आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार ने मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, फंटूस, 9-2-11, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने जैसी फिल्मों में अपनी जादुई आवाज से फिल्मी संगीत के दीवानों को अपना दीवाना बना लिया। फिल्म पड़ोसन उनके करियर की सबसे बेमिसाल फिल्म रही। इस फिल्म में जिस तरह मस्त मौला किरदार उन्होंने निभाया वैसा वो अपनी असल जिंदगी में भी थे। बड़ी मस्त मौला थे और कई शादियां भी कर रखी थी। वर्ष 1975 में फिल्म अमानुष के गाने दिल ऐसा कि किसी ने मेरा, ये वर्ष 1978 में डॉन के गाने कई के पान बनारस वाला के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वर्ष 1980 में फिल्म हजार राहें जो मुड़ के देखी के गाने और थोड़ी सी बेवफाई सहित वर्ष 1982 में फिल्म नमक हलाल के गाने पग घुंघरू बांध मेरा नाचिरी, तो इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। और 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो हम सभी उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की एक स्टोरी जो है आज साझा की गई। सुशील खन्ना जी अभी जुड़ चुके हैं, आरजेएस स्टार प्रांजल श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी धन्यवाद, हम लोग चर्चा करेंगे, और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी वंदे मातरम जय हिंद, नरेंद्र टेरेसर जी जय हिंद, रिंकल शर्मा जी जय हिंद। तो अभी और आगे की स्टोरी करते हैं, फिर आप लोगों ने जो फेसबुक पे लिखा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक एक करके हम लोग कुछ न कुछ ऐसी अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और ऐसी स्टोरी साझा करने जा रहे हैं जो आज फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी जो जुड़े हुए हैं और उन्होंने साझा किया है। पर्यावरण से संबंधित है, एक सकारात्मक स्टोरी है। लिखते हैं कि पर्यावरण संबंधी इन संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने की अपनी अनुभूति आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। पौधों और पुष्पों से उत्सर्जन होने वाली ऊर्जा की अनुभूति आदरणीय माता श्री ने किया है, जिसे शब्दों में स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर्स नाम से प्रकाशित की गई है। यह कार्य डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी की प्रेरणा से किया गया है और प्रोत्साहन आरजेएस के जो प्रवक्ता श्री उदय जी की वाणी से मिला है। जी वो फेसबुक पे जुड़ते हैं। तो ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, आप अपनी स्टोरी जो भेजा है आपने अब रूबरू कराते हैं सब लोगों से। वंदे मातरम, ये एलोवेरा का पौधा मुझे मेरी त्वचा को लेन देन की सीख दे रहा है, एलोवेरा है मेरे ख्याल से, और अन्य पौधे हैं। हमें प्रगति के मार्ग पर ले जाने की क्षमता दे रहा है। ये गगनचुंबी नीम की पत्तियां, नीम की शाखाएं मुझे शक्ति दे रही हैं। वातावरण मेरे चारों ओर की वायुमंडल को विशुद्ध कर रही हैं और आध्यात्मिक परिवेश प्रदान करती हैं। ये अपराजिता की लतें मुझे शक्ति दे रही हैं कि हम बिजी हैं
विजयी बनेंगे। ये सफ़ेद पुष्प हमें भागवत प्रगति की शक्ति दे रहे हैं कि हम भागवत प्रगति कर रहे हैं। जी हाँ, तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये साझा किया। हमारा कर्तव्य है कि आप लोगों तक पर्यावरण की बातें निश्चित रूप से जितनी भी सकारात्मक चीज़ें भेजी जाएंगी निश्चित रूप से उसे यहाँ पे प्रसारित भी की जाएंगी। और एक और खुशी की बात है कि अब सारी स्टोरी जैसे 10 अक्टूबर की आपको यूट्यूब पे लग गई है स्टोरी, और वो स्टोरी सब मिलेगी। और ये भी स्टोरी अब रोज़ाना जो है ये फेसबुक लाइव के बाद सभी ग्रुपों में 19 आरजेएस के 25 राज्यों में ग्रुप हैं उन तक भेजा जाएगा। उसके बाद फेसबुक के कई ग्रुप हैं उसमें शेयर किया जाएगा इसको। इसके अलावा परमानेंट के तौर पर इसको यूट्यूब चैनल आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के चैनल पे इसको डाल दिया जाएगा, जिससे कि ये सदाबहार स्टोरी रहेगी। जैसे आपने 110वीं जो बैठक थी हमने यूट्यूब पे सिर्फ लिखा आरजेएस बैठक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पटना और वो स्टोरी आ गई। तो इतना आसान यूट्यूब ने कर दिया है कि हम लोग उसको ढूंढ लेंगे। तो आज का डेट और आरजेएस एफबी लाइव लिखेंगे तो वो स्टोरी आपकी कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड वो मिल जाएगी। तो इस तरह से ये आज की स्टोरी जो है 12 अक्टूबर की आपको मिल जाएगी। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के लिए ये हमने मैसेज दिया कि यूट्यूब पर अब सभी फेसबुक लाइव जो है पूरी की पूरी स्टोरी जो है फेसबुक लाइव पे चली जाएगी। पर्यावरण से संबंधित आपको भी ऐसी चीजें शायद ही देखने को मिली होगी। गांवों की बात है, आइए वहां से मिलवाते हैं आप। जो लोग गांव के होंगे उनको याद आ रही होगी, हालांकि अब इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है। यादों में शामिल हो गई है ये सारी चीजें। बिहार में रहट कहते हैं, रेहट। और देखिए ये पानी कुएं से निकल रहा है और इसके बाद ये सिंचाई के लिए जा रहा है। बैलों के द्वारा ये चारों तरफ बैल घूमते हैं और ये रहट चलती है और पानी देखिए वो निकल रहा है और ये खेतों के पटवन में काम आता है, खेतों तक पानी ले जाने के लिए कुएं से। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो याद दिलाने के लिए काफी है। हमारी यादें जो हैं इसके साथ, क्योंकि इसने किसानों को बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। इस तरह की जो तकनीक थी, जिस समय इतना ज़्यादा तकनीक नहीं थी, तो उस समय ये चीज़ें ओल्ड इज़ गोल्ड कहें या मतलब ओल्ड चीज़ें जो हैं वो हमें। दिल्ली से एक खबर आ रही है और ये खबर भेजी है जो आरजेएस के एडमिन है दीपक स्मिता श्रीवास्तव। उन्होंने एक अवार्ड भी घोषित किया है नानाजी देशमुख के नाम पर आरजेएस का अवार्ड। तो दीपक स्मिता श्रीवास्तव ने एक दिल्ली की पॉजिटिव स्टोरी शेयर की है। बताना चाहेंगे कि गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा दिल्ली को बधाई। और आगे वो कहते हैं कि वाहन पॉलिसी को लेकर वादा किया गया था। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स समाप्त कर दिया है। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स को सही प्रोत्साहन और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से प्रसार होगा। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। ये 3 साल के लिए वैध होगी। तो ये आप लोगों तक पहुंचाना था, दिल्ली सरकार का ये फैसला है। एडवोकेट कैलाश गहलोत जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने ये भी जारी किया है, दिल्ली गजट नोटिफिकेशन ये जारी किया है कैलाश गहलोत। तो ये दीपक स्मिता श्रीवास्तव की खबर थी जिसको
आप लोगों तक शेयर किया है। राहुल जी इंदौर से जुड़े हुए हैं आरजेएस में, और उन्होंने ये शेयर किया है। कोलंबस की खोज, आइए क्या है जान लेते हैं। कोलंबस की खोज। कोलंबस खोजने निकला दुनिया। साल 1492 में 12 अक्टूबर के दिन खोजी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस का अभियान कैरेबियन पहुंचा। रात के 2 बजे नाविक रोड्रिगो डी ट्रियाना ने पहली बार इस जमीन को देखा था। कोलंबस ने यात्रा की दौरान खोजे आइलैंड का नाम सैन सल्वाडोर रखा, जो आज बहामास के नाम से जाना जाता है। वो मान चुका था कि बहामास जापान है, और यात्रा के दौरान उसने क्यूबा को चीन समझ लिया। जिन 3 नावों पर सवार होकर वो चले थे उनके नाम नीना, द पिंटा और द सेंटा मारिया था। उसने ला नाविदाद की भी खोज की, जिसे आज हैती कहा जाता है। ये नई दुनिया की पहली यूरोपियन कॉलोनी थी, और कोलंबस ने वहां 39 लोगों को छोड़ दिया था। तो ये कोलंबस की स्टोरी जो है राहुल जी ने शेयर की थी। और अब आपको एक दुखद खबर है। हिमाचल के मुख्यमंत्री फेसबुक से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण 1 सप्ताह से अपने आवास पर क्वारंटाइन थे। गत 2 दिनों से तबीयत खराब होने पर उन्होंने आज कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि अब उनकी तबीयत ठीक है तथा चिकित्सकों की सलाह पर वे अपने सरकारी आवास में ही आइसोलेट रहेंगे। उन्होंने ट्वीट भी किया है। सीएमओ हिमाचल की तरफ से जयराम ठाकुर जी का ये ट्वीट है। तो ये खबर भी आप लोगों तक पहुंचाना है कि कोरोना से हमें सावधान अभी भी रहना है। और आज मीडिया एडवोकेसी में डॉक्टर के अग्रवाल जो कि सैकड़ों फेसबुक लाइव कर चुके हैं, तो मीडिया एडवोकेसी में उन्होंने मास्क के बारे में, किस तरह का मास्क होना चाहिए और गुणवत्ता किस तरह से होती है, और उसमें मेरा भी जुड़ना हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये सब पत्रकार जुड़े हुए हैं जगह जगह के। तो इस तरह से अभी हमें ना है। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक खबर है, वो पहुंचाना जरूरी है। ये सकारात्मक पत्रकारिता के अंदर। तब ये कब से स्ट्राइक चल रही है, क्या डिमांड्स हैं आपकी? हमारी लगभग स्ट्राइक चल रही है 22 सितंबर से। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में वेतन को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल स्ट्राइक से, और अब उसमें हमने यहाँ तक आ गए कि हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ रहा है, ऐसे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है विद स्लोगन्स, विद बैनर्स। पहले एक हमारा बहुत सिंबॉलिक साइलेंट सा एजिटेशन था विच वॉज पेन डाउन, जो हम लोग हर रोज 3 घंटे के लिए कर रहे थे। अब वो बढ़ के जब हमारी तभी मांगे नहीं सुनी गई हैं, तो हमें यहाँ पे रोड पे आना पड़ रहा है। डिमांड्स में क्या क्या थी? डिमांड्स में हमारी बहुत ही सिंपल सी 2 बेसिक डिमांड्स हैं, जिसमें से एक है कि आज तक के हमारे सारे ड्यूज क्लियर हो जाए, और दूसरा कि हमारी सैलरी एक रेगुलराइज हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा। तो आप समझ गए, कोरोना योद्धा जो हैं, जिनको सरकार कहती है, वो सरकार और सरकारी एजेंसियों के चक्कर में जो है वो किस तरह से फंस जाते हैं। बताइए क्या मोटिवेशन कर सकते हैं ये दिल्ली सरकार और जो उत्तरी दिल्ली का नगर निगम है, उनके बीच ये पेंडिंग हुआ है। कोई कहता है पैसे नहीं दिए हैं, कोई कहता है हमने पैसे दे दिए हैं और पेमेंट नहीं हो रहा है। पीड़ित तो डॉक्टर हो रहा है। बताइए किस तरह से इलाज करने में उन लोगों को किस तरह दिक्कत होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। अब सीधा पर्यावरण की एक और चर्चा कर लेते हैं।
कहने का लब्बो लुबाब यही है कि पर्यावरण का संरक्षण जो है वो हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। और आपने देखा था उमेश कुमार पत्रकार की एक स्टोरी दिखाई गई थी और वहाँ तक सहायता पहुँच गई है। उमेश कुमार फेसबुक फ्रेंड, और लाइव में बताया गया था। मेरे दोस्त छोटे भाई क्रिकेटर मोहम्मद शमी और यजुर्वेद चहल भी अल्मोड़ा जिले के धौलाचीना गांव में रहते हैं। नेत्रहीन लोक गायक संतराम जी और उनकी धर्मपत्नी आनंदी देवी की मदद को आगे आए, रीट्वीट करके की अपील। दोनों नेत्रहीन ये गायक थे, आप देख सकते हैं। तो और ये जो सुविधा है, उमेश कुमार जी पत्रकार हैं, उत्तराखंड के समाचार प्लस पहले चैनल के मालिक थे, और उन्होंने ये कोशिश की तो बाबा का ढाबा जैसे हिट हुआ था, उसी तरह से ये नेत्रहीन लोक कलाकार जो हैं दंपत्ति, तो उन लोगों को ये दंपत्ति लोक कलाकार जो हैं उनकी मदद जो है वो पहुंच गई है। तो ये बताना भी ज़रूरी था कि सोशल मीडिया की ये ताकत है और इसके द्वारा लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं और उस सदुपयोग करने से लोगों के काम भी हो रहे हैं। और अब आप लोगों को मेरे ख्याल से स्टोरी जो थी वो लगभग आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। और रोज़ाना जो है इसमें अब ये चर्चा कर देते हैं कि स्टोरी में क्या क्या था। तब आप जानते हैं कि आरजेएस का जो सॉन्ग था, आरजेएस का सॉन्ग है जो कि यूट्यूब पर है और 1 मिनट का है, वो आरजेएस की सकारात्मक सॉन्ग है, आरजेएस गीत है। उससे कार्यक्रम की शुरुआत हुई 12 अक्टूबर, रोज़ाना उससे शुरुआत होगी। और यहाँ पर शेयर किया गया नशा मुक्ति जागरूकता अभियान। सुशील खन्ना जी की तरफ से पॉजिटिव खबर आई थी। ये नेहा जी ने लंदन में नौकरी छोड़कर खेती शुरू की और खेती सिखाने के लिए बच्चों के लिए स्कूल भी खोला और 60 लाख का टर्नओवर खेती से है। ये पॉजिटिव स्टोरी। इसके साथ साथ दादा मुनि फिल्म अभिनेता अशोक कुमार और किशोर कुमार जी की, दादा मुनि जी का जयंती 13 अक्टूबर है और किशोर कुमार जी की जो है पुण्यतिथि है। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और यूट्यूब पर अब सारी फेसबुक लाइव जो है यूट्यूब पर शुरू हो गया है। आज 10 अक्टूबर का यूट्यूब पर जो लोड किया गया है उसमें लिखा, हाँ उसमें शामिल कर दिया गया। हम लोगों ने 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के जो इतिहास था, महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और यूट्यूब पर जो लोड हुई है स्टोरी, आज का क्या है भारत का इतिहास, समसामयिक घटनाएं, और इस तरह से वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में आपको मिल जाएगी। उदय मन्ना आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, तो वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी थे पटना बिहार से, उन्होंने आरजेएस फैमिली ग्रुप में भेजा था पर्यावरण संबंधी सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने की, पौधों और पुष्पों से उत्सर्जन होने वाली ऊर्जा की अनुभूति, वो वीडियो भेजा था। और इसके अलावा पर्यावरण की हम लोगों ने चर्चा की। और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के द्वारा जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स समाप्त कर दिया गया है, इसके बारे में दीपक स्मिता श्रीवास्तव आरजेएस के एडमिन ने भेजा था। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए राहुल ने भेजा था कोलंबस खोजने निकला दुनिया, तो उसको शेयर किया गया। और इसके अलावा जयराम ठाकुर जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उसके बारे में। और डॉक्टर के अग्रवाल हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, रोज़ाना फेसबुक लाइव कोरोना काल में उन्होंने किया है। सैकड़ों फेसबुक लाइव के माध्यम से उन्होंने जागरूक किया है। तो आज वहाँ मीडिया एडवोकेसी पर था, मास्क का उपयोग किस तरह से करें, किस किस तरह के मास्क होते हैं उसके बारे में बताया। और दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में वेतन को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, उस बीबीसी की जो स्टोरी है यहाँ शेयर की गई। और 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर का इतिहास बताया गया। 12 अक्टूबर को जन्मदिन हिंदी उर्दू के मशहूर शायर और गीतकार निदा फाजली जी को श्रद्धांजलि देकर उनके बारे में जानकारी शेयर की गई। और बिहार यात्रा हुई थी, पुण्यतिथि है 12 अक्टूबर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। तो पिछले साल 110वीं आरजेएस की बैठक हुई थी अशोकपुरी पटना में, तो वो यूट्यूब से स्टोरी जो है वो यहाँ साझा किया गया कि उस बैठक में लोगों ने क्या कहा। तो हम लोगों के पास यूट्यूब पे बहुत सारी स्टोरी है, ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उसको फेसबुक लाइव में रिपीट करेंगे। फिर 12 अक्टूबर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और प्रखर चिंतक समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी के बारे में उनके जीवन परिचय को बताया गया। तो इस तरह से ये फेसबुक लाइव और फिर पर्यावरण की बातें की गई,
और ये भी बताया गया कि जो उमेश कुमार पत्रकार हैं उत्तराखंड से, और उन्होंने एक फेसबुक पे जो नेत्र दृष्टिहीन लोक गायक संतराम जी थे और उनकी धर्मपत्नी आनंदी देवी, तो उसकी मदद करने के लिए लोग आगे आ गए हैं। और उन्होंने लिखा है कि मेरे दोस्त छोटे भाई क्रिकेटर मोहम्मद शमी और यजुर्वेद चहल भी अल्मोड़ा के जिले के धौला छीना गांव में रहते हैं। नेत्र दृष्टिबाधित इन दंपत्ति को उन्होंने मदद करने के लिए आगे आए हैं। तो इस तरह से ये सोशल मीडिया की ताकत को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और अब आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी पटना बिहार से, रिंकल शर्मा जी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी दिल्ली से, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी पटना बिहार से लिखते हैं सकारात्मक भारत आंदोलन में आगे आया अब बिहार। जी हाँ, आप लोगों की वजह से ही आगे आ रहा है। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लिखते हैं राष्ट्र प्रथम। जी, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर लोहिया जी ने राष्ट्र निर्माण की सकारात्मक सोच के क्रियान्वयन के लिए त्यागमय जीवन, एक तपस्वी का जीवन बिल्कुल जिया था और ग्राम स्वराज्य की तरफ जो है ना गांधी जी के अनुयायी थे, लेकिन उनकी अपनी सोच जो है वसुधैव कुटुंबकम में निहित थी। राष्ट्रीय सोच के स्मरण लोहिया जी को हमारी श्रद्धांजलि। जी 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 बिल्कुल। प्रांजल श्रीवास्तव जी आरजे से स्टार हैं, जय हिंद जय भारत लिखते हैं। और नशा मुक्ति जागरूकता अभियान से सुशील खन्ना जी, तो सुशील खन्ना जी की स्टोरी आज पॉजिटिव स्टोरी शेयर की गई, और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी की। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी लिखते हैं मैंने इसे देखा था, आज भी देखने को मिलता है। उस वक्त लिखा था जब स्टोरी चल रही थी, लोकल वोकल है। और जी, झुंझुनवाला जी को उन्होंने बधाई दी है डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने। लेखक हैं विष्णुपुरी जी और पटना में रहते हैं। तो इस तरह से और भी लोग जो हैं वो लिख रहे हैं। कोरोना की गति जीवन से मृत्यु की ओर होगी, इस तथ्य को निस्तेज करने के मृत्योर्मा अमृतम गमया की सोच के साथ एक मिनट का मौन काफ़ी होगा। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना को लेकर हम लोग पहले भी किए, और बल्कि पितृपक्ष में भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया था। तो झुंझुनवाला जी की पहल पर हम लोग थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर लेते हैं। जी हाँ, धन्यवाद। प्रतीक के रूप में हम लोगों ने उन एक तो आरिफ साहब जो दिल्ली में जिनकी अभी हाल में डेथ हुई है, वो जितेंद्र सिंह शंटी ने जो शहीद भगत सिंह सेवा दल का जो एम्बुलेंस वगैरह, कई एम्बुलेंस उन्होंने चलाया जहाँ लावारिश लाश होती थी तो उनकी दाह क्रिया वगैरह की व्यवस्था करते थे, हॉस्पिटल में जाने की व्यवस्था करते थे। तो बहुत अच्छी सेवा जितेंद्र सिंह शंटी जी ने की है उनके सामाजिक कार्यकर्ताओं। उसी में आरिफ साहब थे जिन्होंने काफ़ी सेवा की, लेकिन उनका निधन हो गया। वो कोरोना योद्धा के रूप में हम लोग चाहेंगे कि उनके परिवार को सरकार जो है वो निश्चित रूप से कुछ सहायता जो है वो करे, क्योंकि ऐसे समय में, कोरोना के समय में सेवा कार्य, अब देखिए ये सुन के बड़ा दुख लगेगा आपको भी कि डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी अजीब बातें हैं कि कोरोना योद्धा का तो तमगा दे दिया गया, लेकिन सिर्फ बातें करने से नहीं आते। बातों का क्या है, समाज तक ये संदेश जाना चाहिए कि निश्चित रूप से कोरोना में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को सहायता जो है ना वो पहुंचना चाहिए। और कारिफ साहब की तो मृत्यु हो गई है, इसलिए जो है अपील हम लोग भी करना चाहेंगे। इस बात को पहले भी चर्चा किया था, हम लोगों ने दिखाया था, जो कि शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से जो वीडियो आया था, तो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, जितेंद्र सिंह शंटी जी जुड़े हुए हैं, तो उसको हम लोगों ने दिखाया था। तो इस तरह से आप लोग जुड़े, इस तरह से सकारात्मक बातें हो रही हैं। हम लोग अपनी स्टोरी को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, क्योंकि जो सकारात्मक विचार है वो इसी तरह से दुनिया भर में पहुंचता है।
और उसकी शुरुआत फेसबुक लाइव के माध्यम से हो गई है, क्योंकि फिजिकल बैठकें इस समय नहीं होंगी। एक ऑफर भी आया था कि हम बैठक करना चाहते हैं, फिजिकल बैठक, लेकिन उसको मना कर दिया गया। अभी हम लोग फेसबुक के माध्यम से आपके विचारों से अवगत होते हैं और ये यूट्यूब पे स्टोरी लगा दे रहे हैं, ताकि ये आपको कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर मिल जाएगी। उसका आपको लाइन दे दिया जाएगा। अभी सेट किया जा रहा है कि वो कौन सी लाइन होगी, जिससे कि उसको लिखते ही डेट वाइज आपको वो स्टोरी आ जाएगी। रोज़ाना की स्टोरी फेसबुक लाइव पे आपको मिला करेगी। तो धीरे धीरे हम लोग इसको फॉर्मेट को एक डिज़ाइन भी कर रहे हैं, और आगे PDF में जो मैगजीन आएगी तो उसमें भी कुछ स्टोरीज वगैरह इस तरह से जाएंगी, जिससे कि सकारात्मक सोच जो है वो आगे बढ़े। लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है और उनके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ सकता है और स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। यही बताने के लिए घर घर में ये पहुंचना चाहिए। और कार्यक्रम जो है पूर्वजों के सम्मान करने का अनूठी पहल, जो महापुरुषों के नाम पे राष्ट्रीय सम्मान है, वो एक अनूठी पहल है। मेरी बहुत से लोगों से बातचीत हुई है, आज तक भारत में इस तरह की किसी ने पहल नहीं की है। लगभग 40 अवार्ड के लगभग उससे ज़्यादा ही घोषित हो चुके हैं। तो 40 महापुरुष, 72 महापुरुषों का एक ही छत के नीचे आपके आरजेएस फैमिली का जो कार्यक्रम होगा उसके नीचे, और फिर नई किताब जो आएगी उसमें उन 72 महापुरुषों की जीवनी होगी। तो ये अपने आप में फिर पूर्वजों के बारे में विवरण होगा, फोटो लगेगा, भेंटकर्ता जो अवार्ड के होंगे उनका भी फोटो उस किताब में लगेगी, और वो किताब भारत की लाइब्रेरीज में, स्कूलों की लाइब्रेरीज में जाएंगी। इस तरह से आरजेएस अपने 5वीं सकारात्मक आंदोलन का जो 5वीं वर्षगांठ है, उस अवसर पर यह बीड़ा उठाया है कि किताब घर घर तक पहुंचाने की योजना है। तो अब मेरे ख्याल से 9 बजने वाले हैं, 8 से 9 का समय दिया गया है, और आप सभी जुड़ते हैं, बातें होती हैं, आपके विचार साझा किए जाते हैं, और सरकार पर भी, सरकारों को जगाने का ये मंत्र है। आपने देखा कि विनोद कुमार सिंह कुशवाहा जो पटना में मंत्री थे बिहार सरकार के, और उनकी आज डेथ हो गई, निधन हो गया। इसलिए कोरोना को छोटा नहीं समझना है, जहाँ तक हो सके सावधानी बरतना है, और जहाँ तक हो सके ट्रेवल नहीं के बराबर करना है। बहुत आवश्यक होने पर ही ट्रेवल करना है। बिहार में तो इलेक्शन है, बिहार में नेता बुलाएंगे तो सोच समझकर, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो रही है, और जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें भीड़ होंगी, मेले होंगे, ठेले होंगे। देखिए दशहरा में भी बहुत सावधानी रखनी होगी। अभी सरकार द्वारा धीरे धीरे क्या घोषणा की जाएगी मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें उस भीड़ से दूर रहना है। इसको छोटा नहीं समझना है। अभी जान है तो जहान है, तो इसलिए सावधानी रहें, और लिक्विड चीज़ और थोड़ा सा व्यायाम किसी भी उम्र में है, हल्का फुल्का कपालभाति, अनुलोम विलोम जो है वो करके नस नाड़ियों को थोड़ा सा तरोताज़ा करें। सुबह सुबह ज़रूरी है। 15-20 मिनट का समय जो है अगर हम देते हैं तो किसी भी उम्र में आप तरोताज़ा हो जाएंगे। और विचार को सकारात्मक रखें, गलत विचार जो है वो अपने से दूर रखने का प्रयास करें। आखिर जितना प्रयास करेंगे आपकी सेहत के लिए ही वो बेहतर होगा। आपकी एनर्जी बची रहेगी, एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, और वो बचा रहेगा, आपके अंदर रहेगी एनर्जी। तो इस तरह से आकांक्षा जी जुड़ गई हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और अब समय ऑनवर्ड्स हो रहा है, 9 के ऊपर जा रहा है, इसलिए कल सायं 8 बजे फिर मिलेंगे। कल की स्टोरी, कल के महापुरुषों की जयंती, और उसके बाद फिर परसों की 2 दिनों के बारे में हम लोग लगातार इस तरह की बातें करेंगे। और अब जय हिंद जय भारत कहने का समय आ गया है। 8 बजे 13 अक्टूबर 2020 को सायं 8 बजे फेसबुक लाइव में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया एंड आरजेएस वाणी के फेसबुक पेज पर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।